नमस्ते दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को चुनते हैं और उन्हें हर पक्ष के नज़रिए से देखते हैं। हमारा लक्ष्य आपको अच्छी तरह से जानकारी देना है और इतिहास की उस विजेता संस्करण वाली छवि को कम करने की कोशिश करना है जो हमें अक्सर पाठ्यपुस्तकों में मिलती है। आज हम 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों में से एक 1979 की ईरानी क्रांति के गहराई में उतरेंगे। ये आज क्यों मायने रखता है? क्योंकि 1979 की घटनाओं ने सिर्फ ईरान को नहीं बदला, उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली और एक वैचारिक मॉडल बनाया जो वैश्विक भू राजनीति, मध्य पूर्व में क्षेत्रीय संघर्षों और आधुनिक राजनीतिक इस्लाम की परिभाषा को लगातार प्रभावित करता है। इस क्रांति ने अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक को एक विरोधी धार्मिक सरकार से बदल दिया। ये एक हिंसक, जटिल और चौंकाने वाला क्षण था जब एक विशाल जन आंदोलन ने पश्चिमी समर्थित तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण को खारिज कर दिया और उसे चुना जिसे वे दैवीय मार्गदर्शन मानते थे। इस भूकंप जैसे घटनाक्रम को वास्तव में समझने के लिए हमें ईरान के अपने संस्करण के लिए लड़ने वाली अलग अलग आवाज़ों को सुनना होगा। आज का हमारा रोड मैप उन 3 मुख्य पार्टियों की पहचान करता है जिन्होंने इस क्रांति को पूरी तरह से अलग तरीके से अनुभव किया। सबसे पहले हमारे पास आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और कट्टरपंथी शिया मौलवी हैं। उनके लिए ये दशकों के पश्चिमी साम्राज्यवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दैवीय मार्गदर्शन वाला जवाबी आंदोलन था। दूसरे हमारे पास पहलवी राजशाही है, जिसका प्रतिनिधित्व शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी और ईरान का शाही राज्य करते हैं। उनके लिए ये एक विदेशी समर्थित साजिश थी, एक विश्वासघात जिसने ईरान की वैश्विक आधुनिकता की ओर तय प्रगति को रोक दिया। तीसरा, हम धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी और वामपंथी विपक्षी समूहों के दृष्टिकोण की जांच करते हैं, जिनमें नेशनल फ्रंट और मार्क्सवादी तुदेह पार्टी जैसे समूह शामिल हैं। इन समूहों ने क्रांति को अत्याचार के खिलाफ एक लोकतांत्रिक संघर्ष के रूप में देखा, जिसे अंततः उनसे चुरा लिया गया। अब हम प्रत्येक पार्टी की अनूठी कहानी में गहराई से उतरेंगे, उनकी प्रेरणाओं, उनकी हानियों और उनकी जीत की परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम कॉमन ग्राउंड के साथ निष्कर्ष निकालेंगे, वे तथ्य जिन पर सभी को बिना किसी पूर्वाग्रह के सहमत होना चाहिए। चलिए विजेताओं की कहानी से शुरुआत करते हैं। पक्ष 1, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और कट्टरपंथी शिया मौलवी। दशकों से ईरान पहलवी शासन के जुए के नीचे पीड़ित था। ये शासन गहरे भ्रष्टाचार और पश्चिमी साम्राज्यवादियों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति पूर्ण अधीनता में निहित था। इस अत्याचार को एक शक्तिशाली, दैवीय मार्गदर्शन वाले जवाबी आंदोलन की आवश्यकता थी। शाह का जबरन आधुनिकीकरण तथा कथित श्वेत क्रांति राष्ट्र को उसकी सच्ची इस्लामी पहचान से वंचित करने के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं था। हमारी संस्कृति पर यही हमला है जिसने मौलवियों द्वारा निर्देशित विशाल जन आंदोलन को सही ठहराया। हम एकमात्र संस्थान थे जो राष्ट्र के लिए बोलने के लिए नैतिक अधिकार के साथ खड़े थे। हमारे नेता इमाम रूहुल्लाह खुमैनी को निर्वासित कर दिया गया था, फिर भी उनका मार्गदर्शन कभी नहीं डगमगाया। यहाँ तक कि पेरिस के शांत उपनगर नौफले ले चैटो से भी इमाम ने व्यापक प्रतिरोध को बनाए रखा। पूरे ईरान में धार्मिक सभाएं, विशेष रूप से आशूरा के दौरान उपदेश, कुशलतापूर्वक सच्ची क्रांति के केंद्रों में बदल दिए गए। सीमाओं के पार तस्करी किए गए कैसेट टेपों और पुस्तिकाओं के माध्यम से इमाम के संदेश का प्रसार किया गया। वास्तविकता सरल थी, राष्ट्र ने विदेशी समर्थित तानाशाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जब लोगों ने बात की तो शाह के पास 16 जनवरी 1979 को शर्म और हार में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमारे संघर्ष का सबसे निर्णायक क्षण 2 सप्ताह बाद आया। 31 जनवरी 1979 उस तारीख को चिन्हित करता है जब इमाम ने फ्रांस से प्रस्थान किया, जिससे उत्पीड़न से राष्ट्र की आसन्न मुक्ति का संकेत मिला। फरवरी 1979 में इमाम की शानदार वापसी ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि वो लंबे समय तक हड़पने के बाद वैधता बहाल करते हुए राज्य के सही वास्तविक प्रमुख थे। पुरानी व्यवस्था लगभग तुरंत ढह गई। विश्वासियों की व्यापक जीत को तब औपचारिक रूप दिया गया जब इंपीरियल ईरानी सेना ने 11 फरवरी को सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा को रद्द कर दिया। इस आश्चर्यजनक जीत के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। हमारा पहला कर्तव्य इस्लामिक गणराज्य की त्वरित घोषणा करना था, ये सुनिश्चित करना कि नए राज्य की नींव शुद्ध हो और पूरी तरह से दैवीय कानून पर आधारित हो। सभी सच्चे विश्वासियों के लिए ये स्पष्ट था कि रहबर, नेता की भूमिका स्वाभाविक रूप से इमाम के पास चली गई। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बिना समझौते वाले इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार उम्मा का मार्गदर्शन करने में सक्षम थे।
क्रांति की रक्षा के लिए नए शासन की स्थापना के लिए विलायत फ़कीह इस्लामी न्यायविद द्वारा शासन की अवधारणा का तत्काल संस्थातीकरण आवश्यक था। ये संरचना आंतरिक असंतोष और बाहरी भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ विश्वास की रक्षा के लिए दैवीय रूप से तय की गई थी। हमने धर्मनिरपेक्ष शक्ति के अवशेषों को खत्म करने के लिए तेजी से कार्रवाई की। राजनीतिक क्षेत्र का ये शुद्धिकरण उदारवादी और राष्ट्रवादी तत्वों को हटाने के लिए आवश्यक था, जिन्होंने हमारे इस्लामी जनादेश को कमजोर करने की कोशिश की। कट्टरपंथी शिया मौलवी इन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी और उदारवादी तत्वों को राजनीतिक क्षेत्र से हटाने में सफल रहे, क्योंकि क्रांति में उनकी प्रारंभिक उपयोगिता, जो जनता को संगठित कर रही थी, अब पूरी हो गई थी। दिसंबर 1979 में पुष्टि किए गए संविधान ने सर्वोच्च नेता के पूर्ण अधिकार को संहिताबद्ध किया। इमाम की स्थिति को राज्य और न्यायशास्त्र पर अंतिम प्राधिकरण के रूप में औपचारिक रूप दिया। इस सफाई प्रक्रिया ने ये सुनिश्चित किया कि मौलवी वर्ग ने पूर्ण केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखा, जिससे गुटियता को रोका जा सके, जो पिछली कमजोर आंदोलनों को त्रस्त कर रही थी। सभी कथित अस्थायी सहयोगियों, चाहे वे बौद्धिक हों, वामपंथी हों या केवल राष्ट्रवादी हों, उन्हें निश्चित रूप से अलग कर दिया गया। उनका सीमित योगदान अब दैवीय सरकार को बाधित करने की उनकी क्षमता से अधिक है। इमाम के अटूट मार्गदर्शन में नए शासन ने तुरंत एक दृढ़ता से पश्चिमी विरोधी रुख अपनाया, जिसे हमारी पहचान दुनिया में सबसे आगे साम्राज्यवादी विरोधी क्रांति के रूप में हुई। हमारी जीत केवल ईरान के लिए नहीं थी, बल्कि इसने साम्राज्यवादी और जियोनी वर्चस्व के खिलाफ प्रतिरोध के एक वैश्विक अक्ष के लिए वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट के रूप में काम किया। क्षेत्र में शिया उग्रवाद का तुरंत समर्थन करना हमारा आध्यात्मिक और राजनीतिक कर्तव्य था, जिससे क्रांतिकारी इस्लाम का प्रसार सुनिश्चित हो सके और भ्रष्ट सुन्नी दबाव का मुकाबला किया जा सके, जो अक्सर अमेरिकी हितों की सेवा करता था। फरवरी 1979 की क्रांति ने गारंटी दी कि इस्लाम का एक उग्रवादी और क्रांतिकारी ब्रांड दुनिया भर में राजनीतिक प्रेरणा का प्रमुख स्रोत बन जाएगा। इस प्रकार इस्लामी क्रांति ने दुनिया का एकमात्र सच्चा इस्लामी गणराज्य स्थापित किया, जो आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए दैवीय शासन का अमिट मानक स्थापित करता है। पक्ष 2, पहलवी राजशाही, शाह मोहम्मद रजा पहलवी और ईरान का शाही राज्य। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने 1979 की घटनाओं को दैवीय न्याय के रूप में नहीं, बल्कि विदेशी दुश्मनों और आंतरिक राजद्रोह द्वारा ईंधन वाले एक विनाशकारी विफलता के रूप में देखा। हमारा शाही राज्य सफलतापूर्वक ईरान को एक वैश्विक शक्ति में बदल रहा था। हमारे सुधार, विशेष रूप से 1963 में शुरू की गई श्वेत क्रांति, समृद्धि, शिक्षा और आधुनिकता पैदा कर रही थी, जिसे प्रतिक्रियावादी तत्व बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये हमारे लिए स्पष्ट था कि तथाकथित विरोध पूरी तरह से अंधविश्वासी मौलवियों और कट्टरपंथी मार्क्सवादी तत्वों से मिलकर बना था, जो ईरानी की तय प्रगति और शाही राज्य की धर्मनिरपेक्ष नींवों के पूरी तरह से विरोधी थे। उनके पास कोई सकारात्मक दृष्टि नहीं थी, केवल नष्ट करने की इच्छा थी। क्रांति की पूरी उथल-पुथल कार्बनिक नहीं थी। इसे उन विदेशी शक्तियों द्वारा वित्त पोषित और इंजीनियर किया गया था, जो हमारे शाही राज्य के नेतृत्व में एक मजबूत, स्वतंत्र और आधुनिक ईरान से डरते थे। इससे क्रांति एक विदेशी साजिश बन गई, जो लोकप्रिय इच्छा के रूप में भेस में थी। 1978 के दौरान शाह ने राजनीतिक उदारीकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए, लेकिन इन इशारों को राजद्रोह समूहों ने लापरवाही से कमजोरी के संकेत के रूप में व्याख्या किया, जिससे शाही प्राधिकरण के आगे अवैध प्रदर्शनों और अवहेलना को प्रोत्साहित किया गया। निर्वासित आंदोलनकारी रूहुल्लाह खुमैनी केवल एक मुखौटा थे। वो प्रगति के दुश्मनों और अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं द्वारा राजशाही को खत्म करने और हमारे द्वारा शुरू की गई सामाजिक क्रांति को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण था। 1978 के दौरान शुरुआती अशांति लोकप्रिय इच्छा की वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं थी। वे हमारे प्रमुख शहरों को अस्थिर करने और शाही राज्य के वैध अधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से की गई हिंसा थी। तेल संपदा के तेजी से प्रवाह ने सामाजिक उथल-पुथल का एक अस्थायी माहौल बनाया, जिसे राज्य के दुश्मनों ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे के माध्यम से लोगों में हमारे भारी निवेश के बावजूद व्यापक सामाजिक अन्याय के दावों को गढ़कर शर्मनाक रूप से शोषण किया। हमारी सुरक्षा बलों को रक्तपात को रोकने की शाह की मानवीय इच्छा से लगातार बाधित किया गया था। एक स्व लगाया गया संयम जिसने दुखद रूप से हिंसक, कानूनविहीन भीड़ को प्रोत्साहित किया। सितंबर 1978 में ब्लैक फ्राइडे पर हमारी सुरक्षा बलों को आवश्यक उपाय करने के लिए मजबूर किया गया था, जब अनियंत्रित भीड़ ने जाले स्क्वायर में कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए अस्तित्वगत खतरा पैदा किया था। विपक्ष की प्रेस द्वारा हताहतों की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था।
लेकिन सबसे विनाशकारी कारक हमारे कथित पश्चिमी सहयोगियों, विशेष रूप से अमेरिकियों द्वारा समर्थन की अस्पष्टीकरण वापसी थी। उन्होंने क्रांतिकारी अराजकता को शांत करने के पक्ष में शाही राज्य को त्याग दिया। हमें गलत विदेशी सलाहकारों द्वारा और अधिक तोड़फोड़ की गई, जिन्होंने अत्यधिक राजनीतिक संयम की नीति के लिए लगातार जोर दिया, जिससे टकराव के महत्वपूर्ण क्षणों में हमारी वफादार सुरक्षा बलों के हाथ बंध गए। 1978 के अंत में शाह ने विभिन्न नागरिक सरकारों को नियुक्त करके गुमराह जनता को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन इस रणनीतिक कदम को तुरंत कट्टरपंथी चरमपंथियों द्वारा कमजोर और खारिज कर दिया गया, जिन्होंने राज्य के विनाश से कम कुछ नहीं मांगा। भारी आंतरिक दबाव के बावजूद हमारी शाही सेना ने उल्लेखनीय व्यावसायिकता बनाए रखी। केवल शाह के अंतिम संकल्प द्वारा एक विनाशकारी गृहयुद्ध को रोकने के लिए बाधित किया गया, जिसने राष्ट्र को अलग कर दिया होता। 16 जनवरी 1979 को ईरान छोड़ने का शाह का रणनीतिक निर्णय त्याग नहीं था। ये चिकित्सा आवश्यकता और प्रत्यक्ष टकराव से बचने के द्वारा विपक्ष को शहीदता से वंचित करने के लिए एक जानबूझकर पैकरेबाजी के आधार पर एक अस्थायी अनुपस्थिति थी। हालांकि सत्ता में छोड़ी गई रीजेंसी काउंसिल को आंतरिक असंतोष और नवोत्साहित मौलवी तत्वों और उनके आतंकवादी समूहों से बाहरी डराने धमकाने के संयोजन से तेजी से पंगु बना दिया गया था। फरवरी 1979 में पेरिस से खुमैनी की निंदक वापसी ने निश्चित रूप से साबित कर दिया कि प्रतिक्रिया की ताकतें विशुद्ध रूप से सत्ता हथियाने पर केंद्रित थीं, न कि लोगों की कथित शिकायतों को संबोधित करने पर। आंतरिक विश्वासघात का अंतिम कार्य, जिसने बिना किसी लड़ाई के कट्टरपंथियों को देश सौंप दिया, वो 11 फरवरी 1979 को सर्वोच्च सैन्य परिषद द्वारा तटस्थता की विनाशकारी और गलत सलाह वाली घोषणा थी। शाही अधिकारण के पतन के तुरंत बाद परिणामी अराजकता ने साबित कर दिया कि क्रांतिकारी शासन करने में पूरी तरह से असमर्थ थे, जिससे राष्ट्र को अनावश्यक विकार और संस्थानगत विनाश में डुबो दिया गया। श्वेत क्रांति के निर्विवाद लाभ, जिनमें भूमि सुधार, साक्षरता पहल और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार शामिल हैं, को तुरंत कमजोर कर दिया गया और नई प्रतिक्रियावादी शासन द्वारा उलट दिया गया, जिसने सत्ता हथिया ली। शाह की संस्मरण इतिहास का जवाब हमारी निश्चित वसीयतनामा बनी हुई है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारे तख्तापलट के सच्चे कारण अंधविश्वास द्वारा ईंधन वाला आंतरिक राजद्रोह और हमारे कथित सहयोगियों द्वारा विदेशी विश्वासघात इतिहास के निर्णय के लिए हमेशा के लिए प्रलेखित हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये कहानी वास्तव में कहाँ से शुरू होती है। ईरानी लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को 1953 में हिंसक रूप से कुचल दिया गया था। CIA समर्थित तख्तापलट के बाद स्थापित शाह का पहलवी शासन, जिसने नेशनल फ्रंट की लोकतांत्रिक सरकार को कुचल दिया, हमेशा एक नाजायज अत्याचार था जो पश्चिमी साम्राज्यवादी हितों की सेवा कर रहा था। तथाकथित श्वेत क्रांति एक सतही US समर्थित पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसने वर्ग भेदों को मजबूत किया और किसानों और शहरी सर्वहारा वर्ग के मौलिक आर्थिक कष्टों को संबोधित करने में विफल रही। ये न्याय की विफलता थी। हमने संगठित विपक्ष, विशेष रूप से मार्क्सवादी लेनिनवादी तुदे पार्टी ने छात्रों और श्रमिकों के बीच एक मजबूत भूमिगत उपस्थिति बनाए रखी, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक सच्ची क्रांति के लिए आवश्यक संगठनात्मक ढांचा मौजूद है। ये हमारी कोशिकाएं, हमारा संगठन और हमारी श्रम हड़तालें थीं, जिन्होंने शाह की शासन करने की क्षमता को रोक दिया। 1978 के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों ने दिखाया कि लोग शाह की गुप्त पुलिस सावुक द्वारा दमन के खिलाफ एकजुट थे। हमने एक डेमोक्रेटिक, गैर संरेखित गणराज्य की तत्काल स्थापना की मांग की, जो अमेरिकी या सोवियत विदेशी प्रभाव से मुक्त हो। प्रारंभिक चरणों में ये स्पष्ट था कि शिया मौलवियों ने तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के अंतिम चरण में जनता को संगठित करने के लिए एक उपयोगी, हालांकि स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रियावादी वाहन के रूप में काम किया। तुदे पार्टी ने बहादुरी से सभी शाह विरोधी ताकतों की कुल एकता की मांग करते हुए बयान जारी किए, ये मानते हुए कि तत्काल प्राथमिकता पहलवी अत्याचार को उखाड़ फेंकना था, भले ही इसका मतलब धार्मिक अवसरवादियों के साथ अस्थायी रूप से सहयोग करना हो। जब शाह जनवरी 1979 में भाग गए तो नेशनल फ्रंट की लोकतांत्रिक ताकतें तुरंत आगे बढ़ीं, हमारे ऐतिहासिक जनादेश को पुनः प्राप्त करने के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक सरकार स्थापित करने के लिए, ठीक वैसी ही जैसे US ने दशकों पहले नष्ट करने में मदद की थी। फरवरी 1979 में सेना और राज्य संस्थानों को भंग करने वाली क्रांतिकारी गति हमारी श्रम यूनियनों और बौद्धिक कोशिकाओं द्वारा वर्षों के आयोजन का परिणाम थी, न कि केवल मौलवी उपदेशों का। मेहदी
हजारगन के तहत अंतरिम सरकार, हालांकि संक्रमणकालीन, को नेशनल फ्रंट द्वारा 1953 में हमसे चुराए गए संवैधानिक सिद्धांतों की ओर एक आवश्यक कदम के रूप में सही देखा गया। हमने तुरंत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और व्यापक भूमि पुनर्वितरण सहित कट्टरपंथी सुधारों के कार्यान्वयन के लिए दबाव डाला, जिससे वास्तव में श्रमिकों को लाभ हुआ। लेकिन इन मांगों को लगातार उदारवादी और धार्मिक गुटों द्वारा बाधित किया गया, जो पहले से ही अपनी शक्ति को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमने एक विनाशकारी राजनैतिक त्रुटि की। हमने गलत तरीके से माना कि खुमैनी की करिश्माई वापसी केवल एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक कारक थी, ये विश्वास करते हुए कि एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य संरचना स्थापित होने के बाद उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। वास्तविकता तेज और क्रूर थी। मौलवी ताकतों ने तुरंत और क्रूरता से दमन और न्याय के महत्वपूर्ण उपकरणों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से शक्तिशाली क्रांतिकारी अदालतों पर। तूदेह पार्टी में हमारे कामरेड गहराई से विभाजित थे, जबकि कुछ ने मौलवी शासन के निहित खतरे को पहचाना। आधिकारिक नेतृत्व ने इस्लामी दिशा का समर्थन किया, ये मानते हुए कि ये उपलब्ध एकमात्र वास्तविक साम्राज्यवादी विरोधी रुख था। मौलवी नेतृत्व के साथ संरेखित करने के इस विनाशकारी निर्णय ने हमारे संयुक्त वाम मोर्चे को तोड़ दिया और प्रतिक्रियावादियों को हमारे उदारवादी और समाजवादी संगठनों को व्यवस्थित रूप से शुद्ध करने के लिए आवश्यक आवरण दिया। वर्ष के अंत में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा, जल्द ही उभरते हुए धार्मिक गुट द्वारा हेरफेर किया गया। इसका उपयोग आर्थिक न्याय को संबोधित करने और श्रमिक वर्ग को सशक्त बनाने में मौलवी विफलता से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया गया, जिससे बाहरी दुश्मन के खिलाफ क्रांतिकारी क्रोध को निर्देशित किया गया। ये जल्द ही स्पष्ट हो गया कि धार्मिक गुट का राजनीतिक स्वतंत्रता के क्रांतिकारी वादे को बनाए रखने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बस शाह के भयानक सावुक को अपनी नैतिक आतंक समितियों से बदल दिया। 1979 के संविधान में विलायत-ए-फ़क़ीह के सिद्धांत का त्वरित थोपना किसी भी लंबे समय तक रहने वाली आशा को बुझा देता है कि नेशनल फ्रंट द्वारा समर्थित एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कभी भी साकार होगा। 1979 के दौरान हमने देखा कि क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय अधिकारों की वास्तविक मांगों को हमारे लोकतांत्रिक साथियों द्वारा समर्थित किया गया, मौलवी शासन के नए बलों द्वारा हिंसक रूप से कुचल दिया गया। 1979 के अंत तक क्रांति, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और खून बहाया, लोकतांत्रिक, साम्राज्यवादी विरोधी और समाजवादी क्रांति को व्यवस्थित रूप से धोखा दिया गया। एक प्रकार की तानाशाही को कहीं अधिक कपटी धार्मिक अत्याचार के लिए प्रतिस्थापित किया गया। अंतिम दर्दनाक वास्तविकता ये है कि हमारे छात्रों, श्रमिकों और देशभक्तों द्वारा किए गए बलिदानों के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता और न्याय नहीं, बल्कि एक नया प्रतिक्रियावादी राज्य बना, जिसने जल्दी से उन ताकतों को कुचलने के लिए कदम बढ़ाया जिन्होंने क्रांति को संभव बनाया था। साझा वास्तविकता। हमने 1979 की क्रांति के 3 मौलिक रूप से अलग आख्यानों को सुना है। मौलवी वर्ग के लिए ये दैवीय मुक्ति थी, राजशाही के लिए ये विदेशी साजिश और आंतरिक राजद्रोह था, धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए ये एक लोकतांत्रिक सपना था जिसे धोखा दिया गया। फिर भी इन विशाल वैचारिक घाटियों के बावजूद महत्वपूर्ण निर्विवाद तथ्य हैं जो इस घटना की साझा वास्तविकता का निर्माण करते हैं। ये चौराहे के बिंदु हैं जहां सभी 3 परिप्रेक्ष्य अंततः ओवरलैप होते हैं। सबसे पहले 1978 और 1979 की शुरुआत में सड़क विरोध प्रदर्शनों में भारी और अभूतपूर्व जनभागीदारी थी। चाहे विश्वास, शाह के दमन पर क्रोध या आर्थिक कठिनाई से प्रेरित होकर लाखों ईरानी सड़कों पर उतरने और शासन का सामना करने के लिए तैयार थे, जो एक गहरे और व्यापक असंतोष का संकेत देते हैं। दूसरा, पहलवी राज्य संरचना का पतन तेजी से और भारी था, इस बात की परवाह किए बिना कि आप मानते हैं कि ये शाह के संयम या भारी आध्यात्मिक गति के कारण था। शाही सेना और नागरिक संस्थानों ने हफ्तों के मामले में प्रभावी ढंग से काम करना बंद कर दिया। राजनीतिक विखंडन की सरासर गति निर्विवाद है। तीसरा, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की व्यक्तिगत और करिश्माई भूमिका अंतिम तख्तापलट के लिए निर्णायक उत्प्रेरक थी। यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्षतावादियों ने भी जनता को संगठित करने की उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति को पहचाना और शाह ने उन्हें सबसे खतरनाक व्यक्ति के रूप में पहचाना। फरवरी 1979 में उनकी भौतिक वापसी ने पुरानी व्यवस्था के निश्चित अंत का संकेत दिया। चौथा, क्रांति के परिणामस्वरूप ईरान की विदेश नीति में तुरंत और मौलिक बदलाव आया, जो एक कट्टर, दृढ़ता से पश्चिमी विरोधी रुख था, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लक्षित था। ये दशकों के घनिष्ठ सहयोग का एक सीधा, त्वरित उलटफेर था, एक तथ्य जिसे पहलवी ने स्वीकार किया और शोक व्यक्त किया और नए शासन द्वारा मनाया गया।
5वां, क्रांति के तुरंत बाद आंतरिक विश्वासघात और गुटीय शुद्धिकरण हुए। राजनीतिक परिदृश्य फरवरी में तरल था, लेकिन दिसंबर 1979 तक मौलवी गुट ने क्रांतिकारी अदालतों में सत्ता के समेकन और मौलवी शासन की अवधारणा द्वारा प्रभुत्व वाले संविधान के निर्माण के माध्यम से अपने अस्थायी उदारवादी और वामपंथी सहयोगियों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर कर दिया और समाप्त कर दिया। अंत में प्राथमिक संघर्ष जिसने क्रांति को परिभाषित किया वो अपने दिल में आधुनिकीकरण पर बहस थी। संघर्ष शाह द्वारा लगाए गए धर्मनिरपेक्ष पश्चिमीकरण की गति और प्रकृति पर असहमति में निहित था। प्रतिरोध आंदोलन ने अपनी गहरी ताकत उन लोगों से खींची जिन्होंने उस लगाए गए प्रगति की गति और दिशा से राजनीतिक रूप से वंचित और सांस्कृतिक रूप से अलग थलग महसूस किया। 1979 की ईरानी क्रांति सरकार में एक साधारण परिवर्तन नहीं थी, ये एक युगांतरकारी परिवर्तन था जो दर्शाता है कि शक्तिशाली विचारधारा, लोकप्रिय गतिशीलता और सरासर राजनीतिक क्रूरता मौलिक रूप से एक राष्ट्र की नियति को कैसे नया आकार दे सकती है। इन घटनाओं की विरासत गूंजती रहती है, जिससे 1979 की विभिन्न कहानियां आज भी सुनना आवश्यक हो जाती हैं।